गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमो नमः। आज हम लोग प्रथम क्लास स्टार्ट करते हैं संस्कृत व्याकरण से। यह एकदम बेसिक है संस्कृत का। हम लोग वर्ण के बारे में थोड़ा जानें। संस्कृत में इसकी परिभाषा या वृत्ति है वर्ण्यते अव्यज्यते व लघुत्तमो ध्वनि येन सवर्णः। इसका हिंदी में अर्थ है, भावार्थ, ध्वनि का वह लघुतम, लघुतम मतलब छोटा सा रूप, अंश जो अखंडित हो, जिसका खंड ना किया जाए, टुकड़ा ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते। वह वर्ण कहलाता अथवा वर्ण कहते उसे। जैसे राम कोई शब्द है, उसमें अलग अलग हम लोग करते हैं तो र, उसमें आ स्वर है, फिर म, फिर अ उसमें स्वर निकाले, और श विसर्ग को सा। ये 5 वर्ण है, अर्थात ये वर्ण है। और वर्णों के क्रमबद्ध मतलब एकदम सीक्वेंस को क्या कहते हैं? उसके समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है। वर्णों को मूलतः 2 वर्गों में वर्गों अथवा भागों में विभाजित किया गया है। क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम लोग समझते हैं। इसका है परिभाषा संस्कृत में, परिभाषा या वृत्ति कह लें, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, इसका अर्थ जाने हम लोग। जो वर्ण स्वयं उच्चरित हों, किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े, वह क्या कहलाते हैं? स्वर, अथवा उसे अच भी कहते हैं। ठीक है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ेंगे। वह अच प्रत्याहार अथवा स्वर वर्ण कहलाता है। इसके अंतर्गत अ से लेके औ तक के वर्ण आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? संपूर्ण स्वर की संख्या 13 मानी गई है। अ, आ, ई, उ, री, ली, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओके। अब हम लोग व्यंजन वर्ण को समझते हैं। व्यंजन वर्ण तो उसका है वृत्ति संस्कृत में, व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्ये ध्वनि विशेषो एन तद व्यंजनम। अर्थात हिंदी में हम लोग समझें इसको, जो वर्ण स्वयं उच्चरित ना हो करके, यानी अर्थात स्वयं न उच्चरित हो, न होकर स्वर की सहायता से हो, उच्चरित हो, वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसको अर्थात इसको हल व्यंजन, हल वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत कितने वर्ण हैं? कुल अगर व्यंजन के बारे में पूछा जाए कितने संपूर्ण व्यंजन है, तो कहेंगे हम लोग 33 वर्ण। ठीक है। और कितने, कहाँ से कहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, यानी क से लेके ह तक ये सब व्यंजन वर्ण आते हैं। अब आते हैं पुनः स्वर एवं व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त, इसके अलावा अयोगवाह वर्णों का भी प्रयोग संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में देखा जाता है। इसके अंतर्गत अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्यमानीय, ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक है। आते हैं आगे। प्रत्याहार सूत्र में ये निहित नहीं है, यानी इनकी चर्चा प्रत्याहार सूत्र में नहीं की गई है। आगे हम लोग स्वर के बारे में और जानते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने कौन कौन वर्ण आते हैं? ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन वर्ण आते हैं? आ, ई, इसको आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ आदि। अब प्लुत स्वर में कितने वर्ण आते हैं? इसी को किसी भी वर्ड के आगे 3 मात्रात्मक चिन्ह लगा देते हैं तो ये प्लुत में आ जाता है। किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक अगर उच्चारण करते हैं वो प्लुत में लगभग आता है। जैसे राम, हे इत्यादि को किसी चीज़ में ज़्यादा ध्वनि खींची जाए उसे, जैसे ओम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। अगर पूछा जाए मात्रा किसे कहते हैं, तो कहेंगे हम लोग उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। इसी के आधार पर ह्रस्व 1 मात्रा, दीर्घ को 2, प्लुत को 3 मात्रात्मक कहते हैं, तथा व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण आधी मात्रात्मक होती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ली एवं री को समान स्वर कहते हैं। इतने वर्णों को क्या कहते हैं? समान स्वर कहते हैं। ठीक है। और ए, ऐ, ओ, औ को संधि स्वर कहते हैं। अर्थात यह 2 वर्णों के मेल से बना हुआ रूप है। जैसे ए कैसे बना है? अ अथवा आ के साथ ई अथवा ई मिलते हैं तो ए बनता है। अ अथवा आ के साथ ई मिलते हैं तो ऐ बनेगा। अ अथवा आ के साथ उ अथवा ऊ रहे तो ओ हो जाता है। अ अथवा आ के साथ ओ मिले तो अ हो जाता है। क्लियर।
ऊ, क्षम्यतां, यहाँ गलत हो गया, ओ। धन्यवाद। आगे अब थोड़ा और विस्तृत जानते हैं। स्वरों के 3 अन्य प्रकार भी होते हैं, ठीक है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब उदात्त स्वर किसे कहते हैं उसमें देखेंगे तालु आदि, आगे हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है 7, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में जानते हैं। तालु आदि के उच्च भागों मतलब ऊपरी भागों से उच्चरित जो होता है उसे उदात्त कहते हैं। अनुदात्त, अनु जो है उपसर्ग है, उसमें लगेगा निम्न भाग से, निम्न मतलब तालु आदि के निचले वाले भाग से उच्चरित जो वर्ण होते हैं उसे अनुदात्त कहते हैं। स्वरित किसे कहते हैं? मध्य भाग से, यानी न ऊपरी न निचले भाग से, अर्थात मध्य भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण को स्वरित कहते हैं। थोड़ा और पढ़ते हैं आगे। व्यंजन वर्ण 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में क्या कितने वर्ण आते हैं? 5-5 वर्ण आते हैं, जो वर्गीय अथवा स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आगे जैसे क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, कौन कौन? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में कौन कौन आते हैं 5 वर्ण? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में कौन कौन वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में कौन कौन वर्ण आएंगे? त, थ, द, ध, न, ठीक है, 5-5 वर्ण। अब प वर्ग में कौन कौन वर्ण आएंगे? प, फ, ब, भ, म। अर्थात प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और टोटल 5 वर्ग है, यानी 25 वर्ण टोटल आएंगे। और क से लेके म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्पर्श, स्पर्श एवं उस वर्णों के मध्य बीच में अवस्थित होने के कारण य, र, ल, व हो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे श, ख, श और ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म मतलब गर्म, ठीक है। क्योंकि जब इनका उच्चारण हम लोग स, ख, श, ह का करते हैं तो हमारे मुख से उच्चारण करते समय ऊष्म हल्का से गर्म वायु का प्रवाह निकलता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग इसी तरह सतत जो है क्लास चलाते रहेंगे। धन्यवाद।